हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एचएससी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, ओसीएम का। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है मतलब क्या कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल प्यास लगी है, मैं जाके पानी लूँगी और वो पी लूँगी, तो दैट इज़ माय कंजम्पशंस। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है खुद की सेटिस्फैक्शंस के लिए या सेटिस्फैक्शन फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है या कंज्यूमर है, यही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी पहले के टाइम पे काफ़ी बार फ्रॉड्स वगैरह हो जाते थे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते थे, तो ये सारे ना हो या कम से कम हो, इसके लिए प्रोटेक्शंस शुरू किए गए थे। सो अभी पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहली बात तो कंज्यूमर ये एक लैटिन वर्ड विच इज़ कंज्यूम रे, यहाँ से आया है। उसका मतलब है टू ईट और ड्रिंक, मतलब कुछ तो खाओ या तो पियो, मतलब नॉट ओनली इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है या फिर कंज्यूमर जो है वो गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है खुद की डिमांड या खुद की जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई करने के लिए। तो उन्होंने दिया है, इफ़ अ पर्सन परचेस बनानास टू ईट एंड यूजेस द रेलवे सर्विस ही इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर। मतलब अगर मेरे को भूख लगी, मैंने बनानास खरीदे, मैंने खाए, दैट इज़ माई फुलफिलमेंट। मेरे को भूख लगा था, मैंने खा लिया। और अगर मेरे को ट्रैवल करना है, मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया, तो ये भी क्या है? एक टाइप का कंजम्पशंस ही है। एक है गुड्स का, एक है सर्विस का। और इफ़ ही परचेसेस 10 डजन्स ऑफ बनानास एंड सेल एट अ हाइयर प्राइस दैन इट इज़ कॉल्ड एज अ सेलर नॉट अ कंज्यूमर। अभी मैंने क्या किया? मैंने बनानास खरीदे पर मैंने खाए नहीं, मैंने उसको ज़्यादा प्राइस में कहीं पे बेच दिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है मेरा मैंने क्या किया? मैंने सेल किया, खुद के लिए कंज्यूम किया क्या? नहीं किया। अगर मैंने खुद के लिए कंज्यूम नहीं किया होगा तो वो क्या हो गया? मेरा सेलिंग हो गया, सेलर बन गई मैंने खुद के। अगर मैं खुद कंज्यूम कर रही हूँ तो इट इज़ कंज्यूमर। अगर मैं किसी और को वो बेच रही हूँ तो देन आई एम नॉट अ कंज्यूमर। फिर आते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के नीड्स क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है नीड टू पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर है उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी। पार्टिसिपेशन इन द सेंस व्हाट, कि अगर मैं कोई भी कंपनी में जा रही हूँ या फिर कुछ भी गुड्स एंड सर्विस खरीद रही हूँ, तो वो टाइम पे मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो या फिर मेरे को पूरी तरह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, many a time it is noticed that the most of the companies take decisions which affect the consumers interest without consulting them। मतलब काफ़ी बार कंपनी क्या करती है? खुद के हिसाब से डिसीजन ले लेती है कि मेरे को एक पर्टिकुलर गुड्स बनाना है, पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर प्राइस में, पर वो टाइम पे वो ये नहीं सोचती कि कंज्यूमर्स वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने क्या कर लिया कि मैंने कुछ गुड्स खरीद लिए विच वॉज कॉस्ट गुड्स बना लिए जिसका मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट है 1000 रुपीज़। ऑलरेडी वैसे गुड्स मार्केट में है जो 700 में सेल हो रहे हैं। अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ही 1000 है तो मैं सेल करूँगी एटलीस्ट 1200 रुपीज़ में, तो क्या हो गया? वो एक्सपेंसिव हो गया। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है, वरना उनके इंटरेस्ट के बगैर, उनके परचेसिंग पावर या कैपेसिटी के बगैर अगर मैंने कुछ भी इंट्रोड्यूस किया तो वो मार्केट में चलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। दूसरा आता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी कंज्यूमर्स को कैसा रहता है कि मैन्युफैक्चरर को बोल दिया, कंज्यूमर्स को बोल दो। हमारा एक सर्कल है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, राइट? तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल में मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि कौन से कंज्यूमर की क्या डिमांड है और कितने लेवल तक डिमांड है, वाइल कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से होंगे। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? गुड्स प्रोड्यूस करेगा, पर एक कंज्यूमर तो कैसे पहुंच सकते हैं? उसमें जो लिंक बनाता है, दैट इज रिटेलर, होलसेलर वगैरह, तो ये लिंक जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी उसी हिसाब से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाया है तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट किसके रिलेटेड है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं, ये चीज़ मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक सबको ये इन्फो मिलना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं वो गुड्स खरीद रही हूँ खुद के कंजम्पशंस के लिए, तो मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम यूजिंग एंड व्हाट आई एम नॉट यूजिंग। उसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या फिर कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फिर आता है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कभी कभी कंज्यूमर्स का क्या होता है, उनको पता नहीं रहता कि उनके राइट्स क्या है। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और बाद में घर पे जाके पता चला ये तो प्रोडक्ट ख़राब निकला है, तो हमारा ये राइट है कि वहाँ पे जाके वो एक्सचेंज कर लें। हम लोग ये नहीं करेंगे कि बाबा ख़राब निकला भी क्या करेंगे, पैसा तो बर्बाद हो गया। नहीं, वापस जाओ, एक्सचेंज करो, ये हमारा राइट है। तो ऐसे कुछ राइट्स है जिसको कंज्यूमर्स को अभी तक मालूम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर्स आर वाइड स्प्रेड, स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज। दे आर नॉट यूनाइटेड, हेंस they are easily exploited by the product and the seller. An individual or a single consumer
कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द यूनाइटेड और द पावरफुल मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स। मतलब कभी कभी अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स क्या होता है कि वो लोगों को, एक तो देखा जाए तो कंज्यूमर, एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो एक अगर उसमें से किसी एक सिंगल बायर हुआ या सिंगल कंज्यूमर है, उसके ऊपर कुछ फ्रॉड होता है, तो वो अकेला सबके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसके सपोर्ट में बाकी कंज्यूमर्स आते हैं तो वो स्टैंड ले सकता है। अदर देन दैट बहुत हार्ड हो जाएगा उसके ऊपर स्टैंड लेना। फिर आता है स्पीरियस गुड्स। मतलब क्या, सम ट्रेडर्स आर इमीडिएट और डुप्लीकेट पॉपुलर ब्रांड्स। जैसे कि अभी आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ कुछ जगह है ना सेम चीज़ है, अभी कहीं और जाओगे तो एक सैंडविच का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ हो जाता है। वही चीज़ कहीं कहीं भी 20 रुपीज़ में भी मिल जाता है, जबकि कॉस्ट इतना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना है, उनका बनाने का एक पैसा उतना लगता है, तो ये 20-20 रुपये में कैसे सेल करते हैं। तो उस, या फिर बहुत सारा भी इंस्टाग्राम एंड आप पे रील्स देख लो, इतना सारा बटर डाल देते हैं, इतना सारा घी डाल देते हैं, या फिर इतना सारा चीज़ डाल देते हैं, तो और दिखाते हैं वो कि वो अमूल है या फिर न्यूट्री चॉइस, ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के नाम दिखाते हैं, बट वो एक्चुअली ओरिजिनल ब्रांड है या नहीं, ये हम लोगों को नहीं पता रहता, क्योंकि सेम ब्रांड के डुप्लीकेट्स भी बनते हैं। और अगर ओरिजिनल रहा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव रहेगा, अगर वो उतने क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। पर अगर डुप्लीकेट रहा तो वो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत लो क्वालिटी में बनता है, इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द पीपल्स। उसकी वजह से इसी चीज़ का जो हार्मफुलनेस है वो नॉर्मल कॉमन पर्सनस को फेस करना पड़ता है। फिर आता है मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। शैम्पूज़ के एडवर्टाइजमेंट देख लो। शैम्पूज़ में कैसा होता है कि हम लोग एज अ कंज्यूमर, मैं क्या कहूँगी, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे को डैंड्रफ हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत अलग अलग टाइप्स के पॉइंट्स आते हैं, राइट, हेयर डैमेज के हिसाब से। तो अभी एडवर्टाइजमेंट आ गई कि XYZ शैम्पू है, फिर वो जो शैम्पू है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल 2 वॉशेस में कम हो जाएगा, डैंड्रफ हट जाएगा। बट ओरिजिनली या प्रैक्टिकली ये चीज़ हर बार सच नहीं होती, और जितना एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी, उतना प्रैक्टिकल लेवल पे होगा इस होता ही नहीं है। उसके बाद में आते हैं माल प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब जहाँ पे माल प्रैक्टिसेस मतलब क्या कि कुछ ज़्यादा पैसे में फ्रॉड वगैरह हो जाता है, उसमें से हम लोग वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करके वगैरह ज़बरदस्ती बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, उस हिसाब से। फिर आता है ट्रस्टीशिप। गांधीयन फिलोसॉफी, मतलब महात्मा गांधी ने जो फिलोसॉफी दी थी उसके हिसाब से द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज़ ऑफ वेल्थ, द बिजनेस मैन शुड नॉट मिस यूज द सोसाइटीज़ वेल्थ। उनका कहना है कि जो ट्रस्टीज़ है, जो हमारे सोसाइटी के ट्रस्टीज़ है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो जो ट्रस्टीज़ है वो लोग वो क्या है, हमारा सोसाइटी का वेल्थ है, तो उनको कभी मिसयूज़ है, उनका कोई भी फ्रॉड उनके साथ नहीं होना है सोशली किसी इंसान का, हमारे वजह से, हमारे बिजनेस के वजह से, हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है उसके वजह से कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। सो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ USA उन्होंने ये राइट ऑफ द कंज्यूमर्स निकाला हुआ है 15 मार्च 1962 में। सो 15 मार्च 1962 में क्या है, राइट टू कंज्यूमर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि ये उसको बेसिकली वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी हम लोग बोलते हैं। उसको एक्सप्लेन किया है, मतलब उसमें राइट टू कंज्यूमर्स मतलब क्या, एक कंज्यूमर के साथ फ्रॉड ना हो या कम से कम हो, या उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये चीज़ों के पे फोकस करने के लिए राइट टू कंज्यूमर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें पहला आता है राइट टू सेफ्टी। मतलब अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हैं तो उससे मेरी बॉडी को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोग जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करें, अगर मेरे को कुछ गुड्स ख़रीदना है तो मैं वो गुड लेने के बाद देखूंगी उसकी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडेड है, उसकी वो किस हिसाब से बने हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे गया है, फिर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या है, फिर एक्सपायरी डेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्राइजेस क्या है, टैक्सेस कितना, ये सारा चीज़ें जानने का मेरा पूरा का पूरा हक है। फिर आता है राइट टू चूज़। अभी मार्केट में एक ही टाइप के प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं, अलग अलग प्राइजेस रहते हैं। एज अ कंज्यूमर मेरे को राइट है कि मैं कौन सा चीज़ खरीदूंगी, कौन से वैल्यू में खरीदूंगी, कितनी क्वांटिटी में खरीदूंगी। नो वन इज गोइंग टू फोर्स मी फॉर दिस इज माई राइट टू चूज़। फिर आता है राइट टू बी हर्ड। मतलब कंज्यूमर्स ने कुछ अगर कंप्लेंट लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल ले लो, चलो मोस्ट ऑफ मोबाइल के सिम कार्ड्स का हो जाता है, या कुछ अलग अलग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट ऑफ होता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल जाता है, तो एक्सचेंज करना है, चेंज करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो टाइम पे अगर मैं कंप्लेंट लॉन्च कर रही हूँ तो इट इज़ कंपल्सरी कि कंज्यूमर फोरम में
मेरा जो भी प्रॉब्लम है या फिर मैंने जो कंप्लेंट पास की उसको सुना जाए और उस पर जस्टिस हो। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम में वो फंसे तो क्लियर हो पाए। मतलब अभी एजुकेट करना मतलब क्या कि मेरे राइट क्या, एज अ कंज्यूमर मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ तो वो खरीदना है नहीं है, क्या प्राइस में है, अफोर्डेबल है नहीं, तो मेरे राइट्स क्या है उसके अगेंस्ट वो जानना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिप्रेजेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स groups and to be represented by the person to represent the consumer complaint before the consumer forum। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर उन्होंने बोला है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर इंडिविजुअल पर्सन कोई भी ग्रुप का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मतलब वो काम कर रहा है या वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर को, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ तो फ्रॉड हो गया होगा, मैंने कंप्लेंट कर दी, तो अगर मैं कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मैं कंप्लेंट कोर्ट के अंदर या फिर बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे को कि बाबा हाँ मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। फिर आता है राइट टू रिड्रेस। According to this right, every consumer has a right to review the fair amount of compensations। मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो मेरे साथ कोई तो फ्रॉड हो गया, तो उन कंपनी का, जिस कंपनी ने फ्रॉड किया है, जिस कंपनी की वजह से मेरे को फ्रॉड हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे को कंपनसेट करें। अगर मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हो गया होगा तो मेरा डॉक्टर का खर्चा उठा लो, या अगर कुछ और हुआ होगा तो उस हिसाब से जो भी कॉस्ट रहेगा वो उनको देना पड़ता है। इवन आपने अगर कोई तो एक एडवर्टाइजमेंट रेड बुल का गिव्स यू विंग्स, तो किसी ने तो भी रेड बुल पी के बोला मेरे को विंग्स ही नहीं, उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था और जिसने कोर्ट केस किया था वो जीत गया था और उसको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिला था। फिर नेक्स्ट आते हैं राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट्स के राइट्स क्या है, मतलब बेसिकली क्या है कि एज अ प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है और जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नहीं कि अभी है तो यूज़ कर लो बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और वो कम से कम रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पे हम लोग किस हिसाब से यूटिलाइज कर पाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, पोल्यूशन कम से कम हो, आजू बाजू में हार्म ना हो, हमारे कल्चर में कोई इफेक्ट ना गिरे, ये सब पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो फ्रॉड वगैरह होते हैं। मतलब अगर मूवीज़ में देख लो या फिर कई कुछ अलग अलग शॉप्स में देख लो, अगर आप बोलोगे 1 किलो का राइस चाहिए तो उसकी जगह 800 ग्राम्स वगैरह 900 ग्राम्स मिल जाता है, 100 ग्राम्स कम होता है, क्योंकि वो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ झोल करके रख देते हैं सब्जी में वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राइट अगेंस्ट द सुपीरियस गुड्स मतलब जो सेल गुड्स एंड विच आर हेल्थ हैजर्ड्स और फॉल्स नॉट जेन्युइन, मतलब डुप्लीकेट गुड्स विच आर वेरी डेंजर फॉर द लाइफ। अच्छा है ओरिजिनल क्वालिटी बोल के सेल आउट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो डुप्लीकेट है और उसका इफेक्ट पूरा का पूरा हमारे हेल्थ पे पड़ता है और उसके जाके बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करने पड़ते हैं। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू ऑफ द कंज्यूमर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा राइट क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, रिड्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट तो पता चल गया, अभी वो राइट मैं किस हिसाब से अप्लाई करूंगी और किस सिचुएशन में वो अप्लाई करूंगी, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ कंज्यूमर टूवर्ड्स द मार्केट, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहला है कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स, मेरे जो राइट्स है मैं यूज़ करूंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई एम करेक्ट ऑन माई पॉइंट, तो मैं वो राइट्स यूज़ ही करने वाली हूँ। सेकेंड आता है कॉशियस कंज्यूमर मतलब मेरे को अलर्ट रहना है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ, वो 10 रुपये की हो, 10,000 की हो या 10 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, अगर मैं वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ तो मैं पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके प्राइजेस, एक्सपायरी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांड, एवरीथिंग उसको अच्छे से देख के फिर ही खरीदूंगी। फिर आता है फाइलिंग द कंप्लेंट, अगर मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो मैं कंप्लेंट फाइल करने ही वाली हूँ, दैट इज़ कंपलसरी। फिर आता है क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी देखना है, प्राइस वाइज मतलब ISO, ISI, एज मार्क वगैरह, हॉलमार्क, ये सारे जो ये होते हैं लोगोज होते हैं वो है क्या, क्योंकि वो दिखाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी जो है वो अच्छी है। फिर आता है बी अवेयर ऑफ द एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट, जो शैम्पूज़ का वो देख लिया कि एक लगाया तुरंत बाल अच्छे हो गए, घने हो गए, काले हो गए, शाइनी हो गए, तो
ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें नहीं देखते। बी अवेयर ऑफ एग्रीगेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो ओवर रेटेड एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं वैसे नहीं होना चाहिए। फिर आता है डिमांड ऑफ इनवॉइस गारंटी, मतलब इनवॉइस मतलब क्या, जो सेल वगैरह करते हैं तो उसका जो बिल आता है उसकी गारंटी वारंटी। अभी हम लोग कभी कभी जो कैश मेमोज हो गया या फिर जो सेलर क्या करता है बिल्स बनाता है तो उस पर गारंटी वारंटी वगैरह क्या, मतलब डैमेज कौन से डैमेज पे मेरे को वारंटी और गारंटी वगैरह सब मिलेगा, ये सारी चीज़ें देखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है ताकि कल जाके अगर फॉर एग्जांपल ले लो मोबाइल का अगर हम लोग देखते हैं तो फिजिकल डैमेज रहा तो वो लोग कंपनसेट नहीं करते हैं, बट अगर इंटरनली उनके वजह से कुछ इशू रहा तो वो लोग या तो नया देंगे या तो वही अच्छे से रिपेयर करके देंगे। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। प्री प्लान ऑफ बाइंग, मतलब अगर मेरे को कोई भी चीज़ खरीदनी है, अभी नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ें तो हम लोग खरीद लेते हैं, पर बड़ी चीज़ें जैसे मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर कोई और किचन इक्विपमेंट्स हो गए या होम इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम लोग खरीदेंगे तो पहले प्लान करेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या क्या है, कौन से के क्या क्या फीचर्स है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि नॉर्मल आप टीवी भी लेने जाओ तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो विच एवर इज़ गुड बेस्ट एट योर अफोर्डेबल प्राइस हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आता है ऑर्गेनाइज एफर्ट्स, मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो भी हम लोग काम करते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में या वेलफेयर कंज्यूमर्स के हिसाब से वर्क करते हैं। तो अभी देखते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट तो करना है पर करेगा कौन, फोरम में तो चले जाएंगे पर उधर हमारा स्टैंड लेगा कौन, तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग वेज है। लोक अदालत हो गया, पब्लिक लिटिगेशंस हो गए, रिड्रेसल फोरम्स हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर, लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट है लोक अदालत। लोक अदालत मतलब क्या कि हमारी जो पीपल कोर्ट, सिंपल वर्ड्स में पीपल्स कोर्ट, तो पीपल्स कोर्ट इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने। जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हमारे जो होते हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड, कंपनी बैंक्स के रिलेटेड वगैरह, ये सारे के सारे छोटे मोटे केसेस लोक अदालत में देखे जाते हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, मतलब कि जो लीगल फैसिलिटीज़ है, एनी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और द सोसाइटी फॉर द जस्टिस। मतलब क्या कि एज अ लीगल कोई, मैं क्या करूँगी अगर मेरा कोई केस है और मेरा जो केस है वो मैं सोसाइटी के में जो है, मतलब देखो फॉर पब्लिक और सोसाइटी, कॉमन पब्लिक या सोसाइटी का कुछ केस है वो जाके मैं वहाँ पे उसके जस्टिस के लिए वहाँ पे लड़ा जाता है। ये डायरेक्टली फाइल कहाँ पे होता है, तो या तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिड्रेसल फोरम। रिड्रेसल फोरम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो क्लियर आउट होते हैं, जो कंज्यूमर्स से आते हैं, एकदम सिंपल वे में स्पीडी, जितने जल्द से जल्द होगा वो क्लियर होता जाएगा। तो ये कहाँ पे होता है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे किया जाता है। उसके कुछ रूल्स है, कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कौन से कहाँ कितने अमाउंट का लॉस है या कितना अमाउंट का केस है, उस हिसाब से वो देखते हैं, वो नीचे आगे आ जाएगा तभी देख लेंगे। फिर आता है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब क्या कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पब्लिक मेजर्स को अडॉप्ट करती है, मतलब हमारे पोस्टर्स या फिर कंज्यूमर्स के एक्ट, जैसे कंज्यूमर राइट डे हम लोग 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर 24 दिसंबर एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही कंज्यूमर्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में टेलीकास्ट करते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पे भी दिखाते हैं कि हमारे, मतलब प्रोग्राम्स दिखाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसमें मेरा राइट है। अभी आप कोई मोस्ट ऑफ देखो मूवीज़ में भी आप देखोगे तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें पता चल जाते हैं कि मेरा राइट क्या है, या फिर मोस्ट ऑफ जो पेट्रियोटिक मूवीज़ रहते हैं उसमें हम लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाती है। फिर आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे ग्राहक शक्ति हो गया, पंचायत हो, ग्राहक पंचायत हो गए, ये लोग, या फिर अलग अलग हम लोग कैंपेन्स वगैरह बिठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं राइट्स के लिए। फिर आते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड, दैट इज CWF। CWF बेसिकली हमारा डिपार्टमेंटल कंज्यूमर अफेयर है, जो फाइनेंशियली हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं रूरल एरियाज़ में, छोटे छोटे गाँव में जाके हम लोग देखते हैं कि किसी की कुछ कंप्लेंट है क्या, एजुकेशन पे काम करो, काउंसलिंग करो, ताकि किसी को कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस दो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एक्ट सेल ऑफ गुड्स, अलग अलग बेसिकली अलग अलग एक्ट्स आते हैं। सेल ऑफ गुड्स जो हमारे गुड्स सेल होते हैं उसके अगेंस्ट आता है, दैट इज 1930 में आया था। एसेंशियल कमोडिटीज़, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ पे 1955 पे आया था। स्टैंडर्ड एंड वेट ऑफ मेजरमेंट एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। और इतने ईयर्स याद नहीं रहे तो भी डजेंट मैटर, बस अगर
ये एक्ट के नाम भी याद रहे तो भी काफ़ी है। आगे आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो कंज्यूमर को हम लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये कब आया था, पार्लियामेंट ने ये पास किया था 24 दिसंबर 1986 में। इसमें हमारे अलग अलग एक्सपेडिशियस होते हैं, मतलब क्या कि अलग अलग चीज़ें होते हैं, अलग अलग डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके ऊपर ये वर्क करता है। 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है और जस्टिस है वो प्रोटेस्ट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से। मतलब ये इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई थी, उसके बाद उसका नाम हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बढ़िया इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 24 दिसंबर 1986 में आया था। तो इसमें क्या है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल कमीशंस है, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जिले के लेवल पे, हमारे हमारे स्टेट और हमारे नेशन, मतलब पूरा इंडिया, इसके लेवल पे ये वर्क करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। अभी मैंने बोला था ऊपर कि बाबा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों लेवल पे हमारा काम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। तो कौन से कुछ लिमिटेशन रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट का रहा तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, उससे ज़्यादा रहा तो स्टेट में आएगा, उससे और ज़्यादा रहा तो वो नेशनल में आएगा। तो वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब क्या, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे काम किए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वर्क करता है, जहाँ पे हमारे सर्विसेज 1 करोड़ के अंदर के हैं, जो भी काम है वो 1 करोड़ के अंदर का है। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट हु इज सिटिंग और रिटायर्ड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ नॉट लेस देन 35 ईयर्स। मतलब इसमें कौन रहता है, इसमें कौन कौन रहता है, तो प्रेसिडेंट हु इज सिटिंग और रिटायर एट अ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब इसमें कौन कौन रहता है, पहला रहता है प्रेसिडेंट रहते हैं, वो कौन होता है, जज होते हैं, या तो वो ऑलरेडी जज है या फिर रिटायर्ड जज है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिन्होंने एटलीस्ट हु इज़ नॉट लेस देन 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर के होने चाहिए, मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। मेंबर्स होल्ड द ऑफिस टर्म्स फॉर 5 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी एज होनी चाहिए मेंबर्स की 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब या तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स या तो 65 ईयर्स एज, दोनों में से जो अर्ली होगा वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद टेरिटोरियल हो गया या डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हो गई, ये सारी चीज़ें। एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू द स्टेट विद इन द 45 डेज। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने क्या किया, मेरा केस डाल दिया, पर वहाँ पे ना मेरे को जो रिजल्ट आया वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अगर मैं वो रिजल्ट पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन आई हैव अ राइट कि मैं वो स्टेट लेवल पे लेके जाऊँ, पर 45 डेज के अंदर। आफ्टर 45 डेज अगर मैं केस डालने जाऊँगी तो वो अप्रूव नहीं होगा, बिफोर 45 डेज होगा तो वो अप्रूव हो जाएगा। फिर आते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन मतलब क्या कि जिसका जो भी केस है वो 1 करोड़ के ऊपर है, मतलब अभी 1 करोड़ के अंदर था तो वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे आ गया। सो अभी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक जो रहेगा वो सारा कहाँ पे आएगा, स्टेट कमीशन में। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर्स का भी 5 साल या फिर एज 67, दोनों में से जो अर्लियर होगा। ऊपर कैसा था, ऊपर वेयर लाइक 5 ईयर्स एंड 65 एज, दोनों में से अर्ली। यहाँ पे 5 ईयर्स एंड 67 एज, ये बहुत मैटर करता है इसका। सो प्रेसिडेंट यहाँ पे जो होता है जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। उसके बाद उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए। उनका एक्सपीरियंस जो होगा 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा, या फिर एज होगा 67, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो यूज़ किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने देखा था 5 ईयर्स और 65 एज, यहाँ पे 5 ईयर्स और 67 एज। ये बहुत मैटर करता है। मेंबर्स कौन होगा, उसके लिमिटेशंस, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे 1 करोड़ था, स्टेट पे 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, और उसके बाद एज गैप्स एंड ऑल, जो कौन मेंबर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक आंसर आपको लिखना होगा तो ये पॉइंट्स आने ही चाहिए। फिर आता है नेशनल कमीशन, जो पूरे कंट्री के रिलेटेड जाता है, जिसका 10 करोड़ के ऊपर के गुज रहा तो फिर वो पूरा नेशनल लेवल पे चला जाता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का कुछ हुआ तो स्टेट वाले को हम लोग 45 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर स्टेट का भी हमें नहीं जमा, मतलब फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल के भी जो कमीशन है, स्टेट लेवल का जो कमीशन है, उसमें भी हम लोगों ने अपील करने के बाद हम लोगों को अगर वो जो आंसर आया, वो जो रिजल्ट आया वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। उसके लिए विद इन 30 डेज आपको ऑर्डर प्लेस करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल 45, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट 45 एंड स्टेट टू नेशनल 30 डेज का लिमिट है। अभी नेशनल कमीशन वापस सेम है, बट वो सेंट्रल लेवल पे आता है, पूरे इंडिया का देखा जाता है। जिसका 10 करोड़ के ऊपर के जो भी कॉस्टिंग रहा तो वो इधर आएगा। यहाँ पे भी एक रिटायर्ड जज रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का है, और मिनिमम 4 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। वापस
5 years up to an age prescribed whichever or up to the age प्रिस्क्राइब विच एवर इज अर्लियर, मतलब वो टाइम पे जो एज प्रिस्क्राइब की जाएगी वो दोनों में से जो अर्लियर होएगी वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे अच्छा नहीं लगा तो स्टेट पे जाओ, स्टेट पे अच्छा नहीं लगा तो नेशनल पे जाओ, नेशनल पे भी अच्छा नहीं लगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी विद इन 30 डेज। सो पहला सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का 45 डेज का रूल है, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट का। बाद में स्टेट टू नेशनल, नेशनल टू सुप्रीम हमारा 30 डेज का लिफ्ट है, ठीक है। 30 डेज के अंदर हम लोगों को वो कवर करना ही है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ अ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। मतलब एज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रोल क्या है, और एनजीओज में मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिन जो गवर्नमेंट नहीं है बट स्टिल प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के क्या क्या रोल्स है। तो बेसिकली एनजीओज मतलब जो नॉन प्रॉफिट या नॉन पॉलिटिकल लोग रहते हैं, जो प्रॉफिट के लिए भी काम नहीं करते, ना ही पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, बस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। तो वो हो गया उनका रोल क्या है। तो फर्स्ट इज टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द कैंपेन्स इन द डिफरेंट प्रोग्राम्स टॉपिक्स, मतलब अलग अलग कैंपेन्स लगाएंगे। अभी इवन हॉस्पिटल्स भी देख लो, जो कुछ हॉस्पिटल्स है जो छोटे छोटे गाँव में चले जाते हैं, वीकली 1 और 2 डेज वहाँ पे जाके उनके ट्रीटमेंट्स लेते हैं, देखते कोई बीमार है क्या। फिर हमारा मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के लिए अलग अलग कैंपेन्स लगाए जाते हैं, प्रोटेक्शंस के लिए वुमेन प्रोटेक्शन, राइट्स प्रोटेक्शन, ये सब के लिए अलग अलग कैंपेन्स लगाए जाते हैं। फिर आता है अरेंज द प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर्स टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग भी दी जाती है कि हमारे राइट्स क्या है और हम लोगों को किस हिसाब से काम करना है। फिर आता है टू पब्लिक जर्नल्स पीरियोडिकल कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड द वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट। मतलब अलग अलग डेवलपमेंट पर्टिकुलर पीरियड्स के बाद कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर भी देखा जाता है। फिर मेंबर्स इशू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट हेल्प देम टू ग्रेवियंस बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब मेंबर्स देखते हैं कि अब कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट क्या है और उस हिसाब से काम करना। कम्युनिकेट विद द बिजनेसमैन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री टू डील विद द कंज्यूमर्स। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो वो किस हिसाब से डील करेंगे। फिर अलग अलग कुछ इश्यूज रहे तो वो इशू फाइल किए जाएंगे जनहित याचिका में, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, उसके रिलेटेड या उसके वो सब कुछ चीज़ें फाइल हो जाएंगी, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ। और उसी को फॉलोइंग एग्जांपल्स कुछ दे, मतलब एनजीओज के कुछ एग्जांपल्स है। तो पहला है CGSI, दैट इज कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर आता है VO, दैट इज वॉइस, दैट इज वॉलंटरी Organization Interest of Consumer Education, Consumer Education Research and Center, that is CERC, Consumer Association of India, that is CAI, मुंबई ग्राहक पंचायत MGP एंड ग्राहक शक्ति GS। ये अलग अलग NGOs है जो हमारे एज अ कंज्यूमर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये लोग हमें ग्रो करने का काम करते हैं, हम लोगों के राइट्स के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे लिए अलग अलग यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वो लोग अलग अलग कैंपेन्स लगाएंगे, अवेयरनेस जगाएंगे, लोगों को बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, कुछ होगा तो उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये लोग हेल्प करने के लिए ये ग्रुप्स ऑफ पीपल हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। कुछ भी डाउट्स आपको हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 7 चैप्टर में हम लोगों ने कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कैसे किया है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया वो देखा है। इसके ये जो 3 कमीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का वो करके जाना अच्छे से। और उसके बाद हमारे जो राइट्स टू कंज्यूमर्स है उसके 6 to 7 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। और जो हमारा नीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें से भी अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है। बट मोस्ट ऑफ इसमें से या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आएगा या फिर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, वो दोनों में से कुछ ना कुछ आ ही सकता है। ये 2 कर ही लेना, बाकी का गो थ्रू कर लेना। और स्टेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल, ये तीनों का मेंबर्स कौन रहेगा, प्रेसिडेंट कौन रहेगा, लिमिट्स क्या है। मतलब स्टेट का 1 करोड़ है, नेशनल का 10 करोड़ अप टू 10, डिस्ट्रिक्ट का 1 करोड़ है, स्टेट का 1 to 10 करोड़ है और 10 करोड़ के अबाउट नेशनल है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी जाते हैं तो 1 प्रेसिडेंट रहता है, वो 35 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, जज होना चाहिए। सेकेंडली उसको जो भी उसके साथ मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम 5 मेंबर्स जिनका और उनका एज 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस या फिर 65 विच एवर इज अर्लियर हम लोग लेंगे। उसके बाद अगर मेरे को स्टेट लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेट लेवल का जो आंसर है वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है और मेरे को लग रहा है कि नहीं बाबा मेरे को वो जो फेवर था वो मेरे साइड आना चाहिए था बट नहीं आया, तो मैं वो स्टेट लेवल पे लेके जाऊंगी विद इन 45 डेज।
40, उसके बाद स्टेट लेवल पे वापस 10 करोड़ तक, 1 करोड़ टू 10 करोड़। फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंट, जिसकी एक प्रेसिडेंट रहेगा विच इज़ ऑफ हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रहेगा। मिनिमम 4 मेंबर्स रहेंगे, उनका 5 इयर्स या एज ऑफ 67 एज, विच एवर इज़ अर्लियर। और अगर यहाँ पे भी मेरे को अगर डिसीजन जो आया वो अप्रूव नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत है, तो मैं वापस नेशनल कोर्ट में नेशनल कमीशन में जा सकती हूँ विद इन 30 डेज़। और 30 डेज़ के बाद नेशनल कमीशन में वापस सेम, पर 10 करोड़ के अबाव के कॉस्ट रहेंगे, बाकी पूरा सेम है। रिटायर्ड जज रहेगा, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और एज जो भी वो टाइम पे प्रिस्क्राइब रहेगी, दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वो। यहाँ पे भी अगर मेरा डिसीजन प्रॉपर नहीं है तो वो 30 डेज़ के बाद मैं विद इन 30 डेज़ मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हूँ। सो ये बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।